गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है वह न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो मैसेज ट्रांसफर होता है, सूचना प्रसारण, उसके लिए दो प्रकार के तंत्र होते हैं। तो दो प्रकार के तंत्र में सूचना प्रसारण के लिए एक तो काम करता है कौन सा, नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। दैट टू सिस्टम्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी पार्ट्स। पूरे शरीर में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सबको नियंत्रित करने और नियंत्रित के साथ साथ पूरे में सब में क्या बनाना, सामंजस्य बनाने के लिए दो प्रकार के तंत्र काम करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग चूंकि एनिमल हैं, एनिमेलिया में आते हैं, तो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट ओनली इनटू द किसमें, एनिमल्स, ठीक है। एंड प्लांट कंटेन्स ओनली द एंडोक्राइन। तो नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन बोथ आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ओनली द एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो तंत्रिकी तंत्र या और अंतःस्रावी तंत्र, दोनों प्रकार के तंत्र कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स में पाए जाते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो बोथ आर प्रेजेंट in animals, ठीक है। जंतु, चूंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, दोनों पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब बेसिक डिफरेंस जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में है, तंत्रिका और अंतःस्रावी में, वो आपको बताना है। बताइए किसी को अगर पता है। ये तंत्रिका तंत्र है और ये क्या है, अंतःस्रावी तंत्र। पूरी बॉडी में कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो दोनों के लिए यहाँ पर क्या है, सूचना प्रसारण तंत्र है, मैसेज ट्रांसफर सिस्टम है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, सूचना प्रसारण, न्यूरॉन के माध्यम से करते हैं। हाँ ठीक है। एक होता है फास्ट मैसेंजर, एक होता है साधारण डाक से आप कोई लेटर डाल दें, और एक रजिस्टर डाल दें, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो नर्वस सिस्टम इट इज अ फास्ट मैसेंजर, बहुत तीव्र गति से सूचना प्रसारण करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम द्वारा सूचना प्रसारण करता है उसमें बहुत समय लगता है। जैसे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो छोटे बच्चे की ग्रोथ आप देख नहीं सकते, ठीक है ना। आप हर 2-1 महीने में देखेंगे, थोड़ी थोड़ी उसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर आएगा, लेकिन आप सोचो कि हम एक जगह बैठ जाए और देखें कि कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पर इट इज अ स्लो मैसेंजर, इट इज द स्लो मैसेंजर, धीमी गति से सूचना प्रसारण करने वाला तंत्र है, और इट इज द फास्ट मैसेंजर। एक स्लो मैसेंजर है, दूसरा फास्ट मैसेंजर है। तो तीव्र गति से सूचना प्रसारण नर्वस सिस्टम से होता है, और मंद गति से किससे होता है, अंतःस्रावी तंत्र से होता है। ये रिफ्रेशमेंट कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब चूंकि एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ेंगे किसमें, आगे के टॉपिक में। अभी हमको क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो हम नर्वस सिस्टम पार्ट पढ़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम में द ब्रांच इन विच वी स्टडी द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच। Neurology is the branch of science in which we study about nervous system। तंत्रिका तंत्र के बारे में जितना भी अध्ययन करना है उसको न्यूरोलॉजी में करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, न्यूरोलॉजी जो हमारी तंत्रिका विज्ञान शाखा है, इस ब्रांच के अंतर्गत कि पूरी बॉडी में मैसेज ट्रांसफर के लिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट होती है। तो आपको पता है कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल किंगडम में सबसे टॉप पर रखे गए, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड हैं। तो हमारी बॉडी में मैसेज ट्रांसफर के लिए हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ अदर एनिमल्स को स्टडी करेंगे। तो बॉडी में जो पूरे
पूरे नर्वस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो यूनिट्स हैं, जो इकाई है, उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। तो केवल न्यूरॉन्स ही नहीं है, यहाँ पर दो तरह की सेल्स होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। एक तो न्यूरॉन्स है कहे के लिए, मैसेज ट्रांसफर के लिए, और दूसरी क्या है? सपोर्टिंग सेल्स है। कौन कौन सी है? नर्वस सिस्टम में दो तरह की सेल्स हैं, ठीक है? कौन कौन सी? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। ये कहे के लिए है, ये मैसेज ट्रांसफर के लिए, ठीक है? और ये कहे के लिए सपोर्ट के लिए। दीज आर फॉर सपोर्ट and these are the units of transmission. इनकी संख्या 10 to the power 11 होती है, अप्रोक्सीमेट है ये, और इसकी संख्या अप्रोक्सीमेट 10 to the power कितनी होती है? 12। तो 10 to the power 11 को जरा आप कैलकुलेट करके बताइए, लाख करोड़ अरब में कितनी होती है? कोई बता सकता है? 10 to the power 11, 10 to the power 6 कितना होता है? 1 लाख। और उसके बाद आगे बढ़िए। खैर ये आप इसमें नहीं पढ़ना आपको, आप लिख दीजिए इसमें न्यूरॉन्स में 10 to the power 11 इसकी काउंटिंग है, वो 10 to the power कितनी है? 12 है। अप्रोक्सीमेटली 100 अरब है शायद, है ना? वहाँ 1000 अरब है। खैर वो हमारे कोर्स में नहीं कि हमको इतनी स्टडी करनी है, हमको ये पता करना है कि न्यूरोग्लियल सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स में आप लिख दीजिए इट इज ऑफ 6 टाइप्स। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। These are of 6 types. एक है यहां पर एस्ट्रोसाइट्स, दीज आर फॉर ग्रोथ। नाम लिख लीजिए। लीवर में एक विशेष प्रकार की सेल होती है, वो फैगोसाइटाइज करती है हार्मफुल सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसको? नाम क्या है उन सेल्स का? कफर सेल्स। उसी तरह से यहां पर माइक्रोग्लियल सेल्स, ये भी कहे गए हैं फैगोसाइटाइजेशन के लक्षण के लिए, फॉर फैगोसाइटाइजेशन लक्षण के लिए। फिर है ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइलिन फॉर्मेशन के लिए। माइलिन जानते हैं क्या होता है? एक माइलिन शीट होती है फैट की बनी हुई, जो हमारे न्यूरॉन्स को क्या करती है? न्यूरॉन्स में एक्सॉन पार्ट को चारों तरफ से क्या करती है? घेरे रहती है, ताकि जो मैसेज का क्या ना हो, लीकेज ना हो, क्योंकि फैट क्या होता है? इंसुलेटर होता है माइलिन फॉर्मेशन के लिए। एपेंडाइमल सेल, तो फंक्शन भी लिखते जाइए उसका। एक CSF नाम सुना है आपने? CSF एपेंडाइमल का फंक्शन है CSF, माने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या करती है? सिक्रीशन। सेरेब्रो स्पाइनल माने सेरेब्रम माने मस्तिष्क का पार्ट, और स्पाइनल माने वर्टिब्रल कॉलम का अंदर का पार्ट। दोनों में जो लिक्विड भरा होता है
उसको सिक्रीट करने का फंक्शन किसका है? एपेंडाइमल सेल्स का है। फिर इसके बाद एक सेल्स होती है सैटेलाइट सेल्स। ये क्या के लिए होती है? सपोर्ट के लिए, सैटेलाइट सेल्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इधर पर जगह कम है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक होते हैं श्वान सेल्स। ये भी माइलिन फॉर्मेशन करते हैं, माइलिन फॉर्मेशन। These are the 6 type of neuroglial cells. Astrocytes for growth, microglial cells for phagocytization भक्षण के लिए, oligodendrocytes for myelin formation, ependymal cells for the secretion of the cerebrospinal fluid, satellite cells for the support, as well as Schwann cells also for the myelin formation. तो ये नर्वस सिस्टम में जो हमारा दो पार्ट था, एक तो न्यूरॉन्स था, उसकी यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शनल, और दूसरा था न्यूरोग्लियल सेल्स। दो तरह की सेल से मिलकर के पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, जिसमें न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल अलग अलग है। न्यूरोग्लियल के फिर अगेन 6 पार्ट है, डिवीजन है। हम किस में आएंगे? न्यूरॉन में आते हैं, जो मेन फंक्शनल यूनिट है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तो सिस्टम हो गया। नहीं तो क्या कहेंगे न्यूरॉन को? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्र नहीं। ठीक है, अब क्या है इसके आगे लिख दीजिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हिंदी में लिख सकते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी? नर्वस सिस्टम की। It is the structural and functional unit of nervous system. तंत्रिक लाइफ की ना लिख देना है, वहां पर केवल सेल होती है। नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, एनिमल जो में जो है जो टिश्यू होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं और नर्वस टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू में बना रहता है इस तरह का डायग्राम कि न्यूरॉन्स की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हमको पहले इसी को पढ़ना है। पहले हम न्यूरॉन पढ़ेंगे, फिर नर्व फाइबर पढ़ेंगे, फिर नर्व पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले उसकी यूनिट पढ़ लेते हैं। तो आपको ने सबने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है, जो तंत्रिका कोशिका की। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट भी है, सबसे लंबी कोशिका है बॉडी की, लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ द बॉडी। शरीर की सबसे लंबी और सबसे जटिल जो कोशिका होती है, दैट इज द न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अब नर्वस सिस्टम की शुरुआत किस फाइलम से हुई? तंत्रिका तंत्र के जो इनिशिएशन हुआ, शुरुआत हुई किस फाइलम से माना जाता है? प्रोटोजोआ नाम सुना है? जी। अमीबा तो नर्वस सिस्टम है उसमें। अमीबा बारे आप पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम कहीं नहीं है। पोरीफेरा में स्पंज आते हैं, कहीं नर्वस सिस्टम है? निडेरिया में हाइड्रा आता है, नर्वस सिस्टम है? उसमें लिखा रहता है अविकसित प्रकार की तंत्रिका कोशिका की शुरुआत किसमें? निडेरिया में। इसका मतलब फाइलम निडेरिया से नर्वस सिस्टम शुरू हो गया। फिर इसके बाद एनिमल किंगडम में सबने चलता रहेगा, धीमे धीमे क्या होता रहेगा? डेवलप होता रहेगा। तो जो इनिशिएशन है वो कहां से शुरू होता है? निडेरिया से। लिख दीजिए आप, इनिशिएशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन फाइलम निडेरिया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
संघनिडेरिया के जंतुओं से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है। इससे पहले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, आपकी जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, जो भी हमारे टॉपिक हैं वो सीरियल से क्रमशः है। इसी तरह फाइलम जो है वो क्रम से है कि पहले प्रोटोजोआ आता है फिर पोरिफेरा, क्यों? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चलते हैं। तो इसीलिए बुक में बहुत सिस्टमेटिक दिया हुआ है, पहले प्रोटोजोआ ही पढ़ते हैं फिर पोरिफेरा पढ़ते हैं। तो तंत्रिका की शुरुआत यहाँ पर किससे हो गई? फाइलम निडेरिया से। निडेरिया का एक और नाम है सीरेनिफेरा भी कहते हैं, ठीक है, वो बाद में उसमें आएंगे। पहले आप ये बताइए कि तंत्रिका कोशिका की संरचना होती कैसी है, कौन कौन से पार्ट होते हैं तंत्रिका कोशिका? जो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है या सॉरी नर्वस टिश्यू है या न्यूरॉन है ह्यूमन बॉडी का, उसमें कौन कौन से पार्ट है? एक्सॉन और अभी नहीं सही है, नहीं, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द साइटोन एंड सेल प्रोसेसेस। इसे कहते हैं कोशिका काय, कोशिका काय, और इसे कहते हैं यहां पर प्रवर्ध, कोशिकीय प्रवर्ध, कोशिका प्रवर्ध। क्योंकि हमने इसको सेल माना है इसीलिए सेल प्रोसेस लिख दिया कोशिकीय। कुछ जगह लिखा होता है न्यूरल प्रोसेस, नर्वस प्रोसेस, वो नहीं लिखना है क्योंकि हमने इसको सेल माना है। आप सब ने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है। हमको बायोलॉजी में ड्राइंग नहीं बनानी है, हम घंटों नहीं बनाते रहेंगे, ठीक है। हमको क्या बनाना है? केवल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाना है रफली, कि हमको बस लेबलिंग कर देनी है, समझ में आया कि ये पार्ट्स इसमें शो हो रहे हैं। तो इट इज द सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द साइटोन। जो सेंट्रल ओवल पार्ट होता है, कहीं कहीं लिखा है राउंडेड पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोन या कोशिका काय कहते हैं। अभी जो साइटोन पार्ट है, इट कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें क्या पाया जाता है? एक केंद्रक है, एज वेल एज और क्या पाया जाता है? कोशिका है तो केंद्रक के अलावा और क्या पाया जाएगा? निसल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, निसल्स पार्टिकल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं उनको। These are the site of protein synthesis। आरएनए के पार्टिकल होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। आरएनए की जगह लिखा होता है राइबोसोम पार्टिकल, वो भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है किसका? निसल्स ग्रैन्यूल्स का। ये दोनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? साइटोन बनाते हैं। केवल मेन दो चीजें होती है, एक न्यूक्लियस और एक निसल्स ग्रैन्यूल। ये हो गया कोशिका काय, काय माने बॉडी। अब इस कोशिका काय से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। आप देखिए यहां पर ऐसा बना दें, इस प्रवर्ध को कहते हैं एक्सोन। हिंदी में क्या कहते हैं? अक्ष तंतु। और ये जो प्रवर्ध निकले हैं इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्षिकांत। पढ़ो भैया। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फ्रॉम द साइटोन ए सिंगल अनब्रांच्ड fibers of uniform thickness arises, which divides at the last part. लास्ट में डिवाइड हो गए, दैट इज कॉल्ड द टेलोडेंड्रिया। शुरुआत में डिवाइड नहीं हुआ है, टेलोडेंड्रिया, एंड दीज आर कॉल्ड द एक्सॉन बटन। तो ऐसा अनब्रांच्ड जो फाइबर है दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन। कैसा है ये? अनब्रांच्ड, अशाखित, अनब्रांच्ड, सिंगल, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकेंड फाइबर। ये तो हो गया एक्सॉन।
अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्यों कहेंगे, वृक्षिकांत इसलिए कहेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये यूनिफॉर्म थिकनेस के नहीं, एक तो एक से ज्यादा है प्रोसेस प्रवर्त, ठीक है। उसके बाद वो यूनिफॉर्म थिकनेस के नहीं है, छोर की ओर क्या होते जा रहे हैं, पॉइंटेड होते जा रहे हैं। तो एक से अधिक ऐसे तंतु, एक से अधिक जो आधार पर मोटे, अगर इसका सही फिगर बनाए तो ऐसा होता है, ये आधार पर मोटे और आगे क्या होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं, ये रिसीव द स्टिमुलस। अगर कोई उद्दीपन मिल रहा है, मान लो कोई पिंच हो रहा है, तो उद्दीपन को जो ग्रहण कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स। तो यहां पर क्या होगा, मोर देन वन, ब्रॉडर बेस एंड टेपरिंग एट एंड्स, टेपरिंग एट एंड्स, ब्रांच्ड फाइबर्स, ब्रांच्ड भी हैं, शाखित, एक से अधिक है, बेस पर ब्रॉडर है, टेपरिंग एट एंड से लास्ट पार्ट पर पतले होते जा रहे हैं, ब्रांच्ड है, शाखित हैं, एंड और क्या करेंगे, रिसीव द स्टिमुलस, लिख दीजिए, रिसीव द स्टिमुलस, और उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, they carry the stimulus, और ये क्या करते हैं, receive the stimulus, उद्दीपन को ग्रहण करने वाले, receive the stimulus, ये स्टिमुलस को ले जाते हैं। अब ये नहीं बताया उसने कहाँ ले जा रहा है, ब्रेन में भी ले जा सकते हैं और वहां से आगे हमारे इफेक्टिव ऑर्गन से आगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो दो तरह के प्रवर्ध हो गए, एक्सॉन जो एकल अशाखित प्रवर्ध है जो स्टिमुलस को ले जा रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन, और एक से ज्यादा बेस पर चौड़े, शीर्ष पर पतले और ब्रांच फाइबर्स हैं और जो उद्दीपन को ग्रहण करते हैं दैट इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक से ज्यादा हो गए। अब क्या होगा, कहीं से भी किसी ने पिंच होए तो डेंड्राइट्स मैसेज को, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद साइटोन पे लाएंगे और साइटोन से मैसेज को कैरी करने के लिए सिंगल अनब्रांच फाइबर्स दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन। अब हम एक्सॉन को अगर और डिटेल में देखें तो जो लास्ट पार्ट है वो बाइफरकेट हो जाता है या डिवाइड कर जाता है, और ये जो पतले पतले थ्रेड्स निकलते हैं इसका टेलोडेंड्रिया, और टेलोडेंड्रिया का जो लास्ट पार्ट है फूला हुआ बटन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन बटन। तो एक्सॉन बटन का आगे अभी बताएंगे कि ये क्या करता है, एसिटिल कोलिन केमिकल सीक्रेट करता है विच कैरी द मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एंड दैट जंक्शन इज कॉल्ड द साइनेप्स। जैसे ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सपोज करिए पैर से शुरू हो रही है, ठीक है, और मैसेज को ला रही है। अगर बीच में मान लीजिए हमारे पास रस्सी छोटी पड़ जाती है तो छोटी छोटी रस्सी क्या लगाते हैं, गांठ लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैसेज हमारे ब्रेन तक जाना है, कहाँ से, हमारे फुट पार्ट से, वहां से मैसेज लेकर आई हमारी न्यूरॉन, और अगर मैसेज ब्रेन तक नहीं ला पाई, छोटी पड़ गई, तो दो न्यूरॉन आपस में वहां पर कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स। युग्मानुबंधन वो भी आगे पढ़ाएंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। ये मैसेज यहाँ से ला रही है, दूसरा कनेक्ट यहाँ से हो गया, तो अब इनके बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है कैसे होगा, द एक्सॉन बटन रिलीज ए केमिकल कॉल्ड द एसिटिलकोलिन and acetylcholine chemical carry the message from one neuron to adjacent neuron। adjacent माने निकटवर्ती, ठीक है, इस तरह मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, उसको बाद में लेंगे। अभी जो एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन इज डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड एंड इंटरनोड। ये जो पार्ट है बीच बीच में, जैसे गन्ने में देखा है ना, बीच बीच में गांठ होती है दैट इज कॉल्ड द नोड। तो इसको साइंटिस्ट ने खोजा था रेनवियर से, कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और दो नोड के बीच का भाग क्या है, इंटरनोड है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है नोड और इंटरनोड। गन्ने में तो मान लो सॉलिड है, गांठ है, उसको नहीं खाते हैं, ये कह सकते हैं हम,
ठीक है, और स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम की पहचान है। यहाँ पर क्या आता है नोड इंटरनोड इंटरनोड में हाँ। श्वान सेल श्वान सेल्स, हाँ पहुंचे कहीं कुछ हद तक। अभी माइलिन शीथ पाई जाती है। देखिए जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो अभी मैसेज ट्रांसफरिंग सिस्टम बाद में पढ़ेंगे। मैसेज ट्रांसफर एंड जंप फ्रॉम नोड टू नोड। मैसेज जो है जंप करता हुआ आगे बढ़ता है, किस फॉर्म में? मिली वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मैसेज जंप करते हुए आगे बढ़ता है, नोड टू नोड बढ़ता है। इंटर नोड में मैसेज नहीं जाता, क्यों? बिकॉज इंटर नोड कंटेन्स ए माइलिन शीथ। इंटर नोड में माइलिन शीथ होती है, इसके कारण से वो नोड टू नोड जंप करता हुआ मैसेज कहाँ जाता रहता है? आगे जाता रहता है, और 100 मीटर अप्रोक्सीमेट पर सेकेंड की स्पीड से मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। ये हर एनिमल में अलग अलग होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। हम लोग का साइज ही 1.5 मीटर का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड के कितने कम समय में मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद एक होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, कि 2 मैसेज अगर दिए जा रहे हैं, मान लो एक बार पिन चुभ हुई, मैसेज गया, और अगली बार पिन चुभ हुई, तो मैसेज इन 2 पिन चुभ होने 2 बार स्टिमुलस देने के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसकी वैल्यू होती है 1/1000 सेकेंड। 1 सेकंड के 1000वें भाग में हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है इतनी फुर्ती से, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा एक्सॉन है, अब एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्सोलेमा। लेमा माने झिल्ली, जैसे प्लाज्मा लेमा, ठीक है, उसी तरह से एक्सोलेमा। एंड द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द एक्सोलेमा इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। प्लाज्मा ने लिक्विड, जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसी तरह से। क्या बात है, मन नहीं लग रहा है? लग रहा, अच्छी बात। दैट इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म, द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द। तो आप एक्सॉन के बाहर जो मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोलेमा, उसके अंदर जो लिक्विड दैट इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। ये जो हमारी एक्सोलेमा है, ठीक है, और इसके अंदर, इसके बीच में श्वान सेल्स होती है। श्वान सेल्स, और चारों तरफ से, ये वाली के एक्सोलेमा है, चारों तरफ से एक लेयर इसको घेरती है, इसका नाम न्यूरीलेमा। न्यूरॉन को चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर घेरती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा। तो यहाँ पर एक्सोलेमा और न्यूरीलेमा के बीच में एक थोड़ी मेम्ब्रेन रह जाती है, फैटी लेयर, दैट इज कॉल्ड द माइलिन शीथ। अभी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके बाद में करेंगे। तो ये जो न्यूरॉन था हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई भी है, संरचनात्मक इकाई भी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा? अच्छा, पहले भी नर्व फाइबर रह गया। अब आप देख लीजिए कि व्हाट इज नर्व फाइबर। कई जगह लिखा रहता है नर्व, कई जगह लिखा है न्यूरॉन, और कई जगह है नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर, नर्व और न्यूरॉन, बताइए कौन बताएगा डिफरेंस? नर्व फाइबर, नर्व, न्यूरॉन। अभी हमने जो पढ़ा न्यूरॉन था, ठीक है ना। न्यूरॉन नर्व से मिलकर न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन से मिलकर। देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, केवल यहां से यहां तक का, ये दैट इज कॉल्ड नर्व फाइबर। जो एक्सॉन पार्ट है वो क्या है? नर्व फाइबर है, और कई नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? नर्व। तो एक्सॉन पार्ट ऑफ द किसका? न्यूरॉन। इसका मतलब है कि इट इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, और कई नर्व फाइबर मिलकर के क्या बनाएंगे? नर्व बनाएंगे। तो पहले हम न्यूरॉन को देखते हैं कि न्यूरॉन का डिवीजन कैसे होता है। किसका? न्यूरॉन का। कई तरह के न्यूरॉन है, कई नर्व फाइबर मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर, न्यूरॉन इज ऑफ 4 टाइप्स। न्यूरॉन्स आर ऑफ 4 टाइप्स। बता सकते हैं न्यूरॉन के 4 प्रकार होते हैं, उसकी प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर कौन कौन से हैं। एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। एक होता है यूनिपोलर, ये मैं सबको डिस्क्राइब करता हूं।
तीसरा होता है यहाँ पर बाइपोलर। पोल बने जानते हैं क्या होता है? ध्रुव, नाम सुना होगा। और एक होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर। अब बताइए, नॉन पोलर का मतलब है अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब है उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है कि कौन सा पार्ट मैसेज को रिसीव करेगा, इंपल्स को या स्टिमुलस को, और कौन उसको क्या करेगा, कैरी करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट्स ओनली रिसीव द स्टिमुलस एंड एक्सॉन कैरी द स्टिमुलस। तो यहाँ पर नॉन पोलर को हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय। इसमें पहले से कोई भी स्ट्रक्चर डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा पार्ट यहाँ मैसेज को रिसीव करेगा या कौन सा पार्ट मैसेज को कैरी करेगा। इसी के यहाँ पर कहते हैं, जैसे हमारी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, खासतौर से मल्टीसेलुलर, उसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? श्रम विभाजन। हमें पता है कि हमारी आई साइट में जो रेटिना में जो सेल्स है उनका फंक्शन क्या देखना है, ठीक है। कॉक्लियर उपकरण जो कान में, उसका काम सुनना है। जो यहाँ पर एपिथेलियम आउटर लेयर पर है, उसका काम प्रोटेक्शन है, ठीक है। हमारी इंटेस्टाइन में जो विलाई है, उनका काम केवल फूड का एब्जॉर्प्शन है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की सेल्स क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई है। यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। कोई भी जो है इसकी स्ट्रक्चर मैसेज को, स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है। इसका मतलब है कि अभी ये अनडेवलप्ड है, इनमें पूरी तरह से अभी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो जो अध्रुवीय तंत्रिका तंत्र है वो पाया जाता है किसमें? निडेरिया में। हाइड्रा में जो शुरुआत होती है नर्वस सिस्टम की, वो नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पर संरचनात्मक और क्रियात्मक विभेदन डेंड्राइट और एक्सॉन में नहीं होता, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं निडेरिया, इसमें लिख दीजिए नॉन पोलर हिंदी में अध्रुवीय में उद्दीपन को या स्टिमुलस को ग्रहण करने, स्टिमुलस माने उद्दीपन को ग्रहण करने व स्थानांतरित करने के लिए संरचनात्मक व क्रियात्मक विभेदन नहीं होता। There is no differentiation या there is no structural and functional differentiation to receive as well as carry the stimulus। उद्दीपन को ग्रहण करने या कैरी करने के लिए कोई भी संरचनात्मक व क्रियात्मक विभेदन नहीं होता। एग्जाम्पल है फायरनेडेरिया। दूसरे में यूनिपोलर, एक ध्रुवीय, इसका मतलब है एक पार्ट है। दो पार्ट बताए थे यहाँ पर न्यूरॉन में, एक था साइटोन और दूसरा था सेल प्रोसेसेस। यहाँ पर एक ध्रुव है, एक ध्रुव में कौन सा है? इन दो में से एक ही होगा, तो साइटोन होगा या सेल प्रोसेस होंगे। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं साइटोन। साइटोन आगे बढ़कर डिवाइड कर जाता है। साइटोन डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब ये डिवाइड कर दिया तो यहां पर एक पार्ट आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। जब ब्रांच हो जाएगा तो उसे कह देंगे डेंड्राइट, ठीक है। और दूसरा पार्ट आगे जाकर के यहां पर मैसेज को कैरी करेगा, और जब मैसेज को कैरी करेगा तो उसे क्या कह देंगे यहाँ पर, कौन सा पार्ट, एक्सॉन। तो एक तरफ डेंड्राइट और एक तरफ टेलोडेंड्राइट। अब ये बाइपोलर नहीं है। क्यों नहीं है बाइपोलर? क्योंकि साइटोन के डिवीजन से बना है, ठीक है। तो साइटोन से एक थ्रेड निकला एक्सॉन, और एक्सॉन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक के टॉप पर टेलोडेंड्रिया, एक के टॉप पर यहाँ पर डेंड्राइट। तो इसलिए इसे कहते हैं यूनिपोलर। किस में पाया जाता है ये? हमारी बॉडी में है। कहाँ पर है इस तरह के न्यूरॉन? यूनिपोलर नहीं, बाइपोलर है। स्पाइनल नर्व्स में, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो यूनिपोलर हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिए, स्पाइनल न्यूरॉन्स।
तीसरे में आते हैं बाइपोलर, द्विध्रुवीय। अब देखिए बाइपोलर कैसे बनाते हैं। बाइपोलर में ये बीच में ये वाला पार्ट साइटोन है। साइटोन से सिंगल प्रवर्ध ऊपर और सिंगल प्रवर्ध नीचे, दोनों तरफ एकल एकल प्रवर्ध। ऊपर वाला जो पार्ट है ये आगे जाके ऐसे बाइफरकेट करने लगा, इसे नाम दिया यहाँ पर क्या, डेंड्राइट। और नीचे वाला पार्ट सबसे लास्ट में इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, टेलोडेंड्रिया। तो साइटो ये वाला पार्ट साइटोन है। साइटोन से दो एंगल में अलग अलग प्रवर्ध निकलते हैं। वहां पर क्या था, एक्सॉन के डिवीजन से बन गया था। एक के सिरे पर डेंड्राइट है, एक के सिरे पर टेलोडेंड्रिया है। तो ये मैसेज को रिसीव करेगा और ये उसको कैरी करेगा। दो पोल हैं, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, रेटिना में, हमारे कॉक्लियर एपरेटस में, श्रवण अंग में। तो सुनने के लिए, देखने के लिए जो भी न्यूरॉन फंक्शनल होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइपोलर। ये वाला कौन सा है? ये बाइपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में अंतर क्या है, यहां पर बहुध्रुवी का मतलब है मोर देन वन सेल प्रोसेस अराइजेस। एक से अधिक प्रवर्ध निकलते हैं जो बेस पर ब्रॉड होते हैं, आगे की ओर थिन होते हैं, उन्हें कहते हैं डेंड्राइट। और सिंगल प्रवर्ध निकलता है अनब्रांच्ड, जो मैसेज को कन्वे करता ले जाता है, उसे कहते हैं यहाँ पर एक्सॉन। तो यहाँ पर इस जगह पर डेंड्राइट के लिए बहुत सारे प्रोसेस निकले हैं, इसलिए इसको मल्टीपोलर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन हमारी बॉडी के 99.9% कैसे हैं, मल्टीपोलर हैं। तो ये वाला नॉन पोलर ह्यूमन बीइंग में होता नहीं है, हाइड्रा में है। यूनिपोलर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में है। बाइपोलर यहाँ पर है, कॉक्लिया में है और रेटिना में है। और मल्टीपोलर क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ द बॉडी। आपको ध्यान रखना है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारी रेटिना में या फिर कॉक्लिया एपरेटस में किस टाइप का न्यूरॉन है, नॉन पोलर है कि यूनिपोलर है कि बाइपोलर है कि मल्टीपोलर है। और सबसे पहले जो इनिशिएशन हुआ नर्वस सिस्टम का वो नॉन पोलर, बाद में वो जो है मॉडिफाई हो गई। यहाँ तुम ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे। पहले वही है, जब घर में एक जो है व्यक्ति होता है तो सारे काम करता है। जब कई लोग हो जाते हैं तो फिर काम बांट दिया जाता है कि आप काम ये वाला करेंगे, आप ये वाला डोमेस्टिक वर्क करेंगे, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि ये जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता जा रहा है, तो मॉडिफिकेशन में ये ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड हो गए हैं कि किसका कौन सा काम है, उसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड, ठीक है। अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर डिवीजन कर दिया गया कि एक लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे, तो और लोग उसको बेटर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये न्यूरॉन का डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब न्यूरॉन के बाद हम आते हैं किसमें, नर्व फाइबर, ठीक है। लिखिए नर्व फाइबर। हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, तंत्रिका कोष्ठा का जो एक्सॉन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द नर्व फाइबर, तंत्रिका तंत्र। अब हमारे नर्व फाइबर में हमें पता है एक्सॉन पार्ट में माइलिन शीट होती है, सब में नहीं होती। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के उसमें होती है। अगर माइलिन शीट पाई जाती है तो वो माइलिनेटेड हो जाएगा। माइलिनेटेड माने माइलिन शीट फैटी लेयर प्रेजेंट है। वो अगर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, नॉन माइलिनेटेड। एक तो इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं, एक ये डिवीजन है। दूसरा डिवीजन क्या है नर्व फाइबर का, कि वो मैसेज को रिसीव कर रहा है या कन्वे कर रहा है। तो इसमें फिर से दो डिवीजन कर सकते हैं, ये सेंसरी है या क्या है, मोटर है। सेंसरी माने संवेदी और मोटर माने चालक। तो यहाँ पर माइलिनेटेड का मतलब है माइलिन शीट प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट। और यहाँ पर माइलिन शीट क्या है, एब्सेंट। तो ये दो डिवीजन हो गए नर्व फाइबर के।
एक में मायोशीत है, एक में नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नर्व फाइबर में कि वो सेंसरी है कि मोटर है। सेंसरी को हिंदी में क्या कहते हैं? संवेदी। और मोटर को चालक कहते हैं। एक और नाम है सेंसरी का, अभिवाही कहते हैं। नाम सुना है? क्या कहते हैं? एफरेंट। अभिवाही। एक और नाम है इसका भी, ईफरेंट। न्यू कहते हैं अपवाही। अपवाही माने ले जाने वाली, अभिवाही माने लाने वाली। तो सेंसरी कब कहेंगे? यहां से जब वो स्टिमुलस को रिसीव करके कहां तक ला रहा है? साइटोन तक ला रहा है। ठीक है, तो सेंसरी है। तो अब आप ये देखिए कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल एक्सॉन पार्ट की। तो डेंड्राइट की तो बात ही नहीं हुई। तो अगर ये मैसेज को कन्वे करके ब्रेन तक ले जा रहा है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जा रहा है, तो सेंसरी है। ठीक है ना? अगर ये मैसेज को कन्वे करके ब्रेन तक ले जा रहा है, सपोज करो कि यहाँ से किसी ने पिंच हुई, तो पहले डेंड्राइट की की डेंड्राइट का फंक्शन तो हमेशा क्या करना? रिसीव करना है। अगर वो एक्सॉन यहाँ से होता हुआ और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, मैसेज को पहुंचाया, तो उसे कहेंगे संवेदी अभिवाही। और उसी के पैरेलल दूसरा वायर चलता है। जैसे डीएनए के जो दो हेलिक्स होते हैं, सॉरी हेलिक्स में दो क्या होते हैं? यहाँ पर चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें वो एंटी पैरेलल होती है। ऐसा बनाते हैं, एक हेड ऊपर एक हेड नीचे। तो इसको अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दें तो एक मैसेज ले जा रही है, दूसरा वापस। तो जो हमारे ऑर्गन से कहां तक ले जा रही है? मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड तक, वो सेंसरी अभिवाही है। उसी के अपोजिट दूसरा वायर चलता है। जैसे बिजली के तार डबल होते हैं ना, तो वो वहां से जो सूचना ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने जो रिस्पॉन्स किया, उस रिस्पॉन्स को लेके वापस कहां तक आएगा? ऑर्गन तक। उसे क्या कहेंगे? मोटर या चालक, अपवाही। और फिर हमारे यहाँ तक मैसेज आएगा, तो हम अपना हाथ क्या करेंगे? हटा लेंगे। तो इतना फंक्शन 1/1000 सेकंड में होता है, 1/1000 सेकंड कि मैसेज गया और वहां से रिस्पॉन्स आया और हमने अपना हाथ क्या किया? हटा लिया। इसके फंक्शन होने में तो सेंसरी माने जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को ले जाए, और मोटर माने जो वहां से मैसेज को क्या लाए? वापस लाए। ठीक है। अच्छा, नर्व किसे कहते हैं? नर्व फाइबर का हम फाइबर का अब हो गया क्या? नर्व को हिंदी क्या कहते हैं? तंत्रिका। पढ़ते हैं ना कि इतनी जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ पर है, इतनी तंत्रिकाएं यहाँ है। तो नर्व इज द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। क्या है? ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। अब जो तंत्रिका है हमारी, वो नर्व फाइबर्स का समूह है। 3 तरह की होती है नर्व, सेंसरी, मोटर और तीसरी क्या कहते हैं? मिक्स्ड। मिक्स्ड नाम सुना है? जैसे हमारी 3 तरह की मसल्स थी, स्ट्राइप्ड माने रेखित, अनस्ट्राइप्ड माने, और तीसरी कार्डियक। कार्डियक में दोनों के फंक्शन थे। उसी तरह से जो केवल मैसेज को ले जाए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, वो सेंसरी। जो मैसेज को वापस लाए वो मोटर। और जिसमें दोनों तरह के नर्व फाइबर हो, कुछ मैसेज ले जा रहे हो, कुछ कहाँ ला रहे हो? वापस ला रहे हो। कौन सी है? मिक्स्ड। हमारी ट्राइजेमिनल नर्व्स होती है, अभी आगे पढ़ाएंगे वो कैसी होती है? मिक्स होती है। उसमें दोनों तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, मैसेज को ले जाने वाले और मैसेज को वापस लाने वाले। तो हमारी यहाँ पर नर्व 3 तरह की हो गई, सेंसरी भी है, मोटर भी और मिक्स्ड भी है। क्या होगा इसमें? हैविंग बोथ फाइबर्स, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। कौन कौन से? सेंसरी प्लस मोटर।
तो आपने यहाँ पर देखा जो है कि आपने पहले न्यूरॉन का डिवीजन पढ़ लिया, न्यूरॉन के बाद नर्व फाइबर पढ़ लिया, नर्व फाइबर के बाद नर्व पढ़ लिया, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर्स थे, कॉमन चीज़ें थी जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि हमें नर्वस सिस्टम में नर्व क्या है, न्यूरोग्लैंड्स कहाँ से आ गई, फिर कभी न्यूरॉन कभी कह दिया, कभी नर्व फाइबर कह दिया, कभी नर्व कह दिया, ये सब है किसके पार्ट, नर्वस सिस्टम के ही पार्ट। अब हम नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट में आते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया। तो स्टडी के लिए हमने उसको नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा है तो भाई, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हम 2 पढ़े, कुछ बुक्स में तीसरा वाला सेकंड के अंदर कर, थर्ड वाला है वो सेकंड के अंतर्गत रख दिया गया है, लेकिन और वास्तव में 3 है। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल और दूसरा पढ़ा होगा पेरिफेरल, तीसरा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको अलग कर दिया। कुछ बुक्स में पेरिफेरल के साथ जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आप एक बात समझिए, जैसे इधर पर आप देखें नर्वस सिस्टम, ऐसे नर्वस सिस्टम लिखा होगा तो आप देखिए पहला पार्ट है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा होगा यहाँ पर पेरिफेरल, को हिंदी में क्या कहते हैं, परिधीय, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आपने अभी अंतः कंकाल पढ़ा था एंडोस्केलेटन, सेंट्रल पार्ट में कौन कौन सा पार्ट था, सेंट्रल पार्ट वर्टिब्रल कॉलम थी हमारी, उसके ऊपर स्कल था, ठीक है ना, ये सेंट्रल था। और पेरिफेरल में क्या क्या था, हमारी गर्डल्स थी और क्या थे, लिम्स थी। उसी तरह से जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है और स्कल है, उसमें जो बिल्कुल सेंट्रल नर्व्स जा रही है, बिल्कुल अंदर उसके मिडिल पार्ट में, वो क्या बनाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सपोज करिए कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के बाद ये हमारी स्पाइनल नर्व्स है। जब हम हड्डी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम है, और जब हम तंत्रिका पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, स्पाइनल। तो ये जो ब्रेन पार्ट है और ये जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, दोनों सेंट्रल पार्ट में, इसका अर्थ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहां से ऐसी नर्व्स निकल करके परिधि को जोड़ रही है। परिधि में कौन आएगा, ब्रेन से निकल के आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, और यहां से स्पाइन नर्व्स निकल करके, स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके कहां जा रही है, लिम्स में, हाथों में, पैरों में। ये सब है पेरिफेरल माने परिधीय, हिंदी बिल्कुल समझ में आ रही है। परिधि माने परिधि के अंगों को आपस में जोड़ रही है, तो हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये वाला बीच का पार्ट हो गया सेंट्रल, और उसके अगल बगल हो गया पेरिफेरल। अब पेरिफेरल में 2 पार्ट करते हैं, जो यहां से निकल रही है ब्रेन से, उन नर्व्स को कह देंगे क्रेनियल, अभी आगे डिटेल में देखेंगे। और जो यहां से निकल रही है उन्हें क्या कह दिया, स्पाइनल। इन दोनों को मिला के क्या कह दिया, पेरिफेरल। कुल मिलाकर केंद्रीय भाग को साइड से जोड़ने वाली जो नर्व्स हैं वो पेरिफेरल है। अब कुछ बुक्स में 2 ही लिखे हैं, पेरिफेरल के अंतर्गत किसको रख दिया है, ऑटोनोमस को। तीसरा सिस्टम जो ऑटोनोमस होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वो है क्या, ऐसी नर्व्स जो निकलकर विसरल ऑर्गन्स को जा रही हैं। विसरल ऑर्गन्स माने हमारे किसमें, अरे आहार नाल में जा रही है स्पेशली, ठीक है ना, और हार्ट में जा रही है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब है जो हमारे अंगों में जा रही है, आंतरिक अंगों में, लिम्स को छोड़ दीजिए, आंतरिक अंगों में जा रही है, वो कहलाती है ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल। तो कुछ बुक में पेरिफेरल को ही रखा है, लेकिन कुछ बुक में इसको हटा दिया कि यहां से जो आंतरिक अंगों में चली जाएंगी उसे क्या नाम देंगे, ऑटोनोमस। ऑटोनोमिक नर्वस, हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका। अब स्वायत्त तंत्रिका में फिर आपको 2 डिवीजन पड़े होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और पैरानुकंपी, वो बाद में डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल आपका नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक।
अब आते हैं इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेन पार्ट जो हमको पढ़ना है, केंद्रीय तंत्रिका। ठीक है, तो ये शरीर में केंद्रीय भाग में स्थित है, सबको पता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको बिगाड़ दिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका ब्रेन माने मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब वहां पर क्या लिखा था आपने? स्कल और वर्टिब्रल कॉर्ड माने मेरुदंड और खोपड़ी। अब खोपड़ी के अंदर क्या आया? मस्तिष्क, और मेरुदंड के अंदर क्या है? मेरुरज्जु। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इसको डिफरेंशिएट कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, ब्रेन को फिर से 3 भाग में बांट दिया अध्ययन की सुविधा के लिए। कौन कौन से पार्ट थे? एक होता है फोर ब्रेन, इस पर बताओ। फोर ब्रेन की अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फोर ब्रेन। स्पेलिंग बताओ फोर ब्रेन। FO, हाँ, FOUR नहीं, वो 4 बने 4 हो जाएगा। इसको फिर से डिवाइड कर दिया, इट इज द फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, फिर मिड ब्रेन माने मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन माने पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क का एक और नाम है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का एक और नाम है, किसको पता है? इसको कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। और मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मीसेंसेफेलॉन। मीसेंसेफेलॉन। और हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? बताइए। प्रोजेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन। ठीक है ना? तो अभी हम आते हैं किसमें? फोर ब्रेन। इसका नाम दिया प्रोजेंसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क जो हमारा है, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया है फोर ब्रेन। कोई बता सकता है किस में डिफरेंशिएट किया है इसको? अग्र मस्तिष्क को सबसे पहले तो आप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, कल बनाएंगे क्योंकि अभी ये पूरा हो नहीं पाएगा डिटेल में। आप रफली स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ऐसा पार्ट, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये साइड व्यू बनाया मैंने यहां से। इस वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये 3 लेयर से ढका हुआ है। हमारा ब्रेन जो है 3 लेयर से घिरा हुआ है। कितनी लेयर से? अभी लिखिए नहीं, कल लिखा देंगे, समझिए। 3 लेयर से घिरा हुआ है ब्रेन। सबसे पहले तो ब्रेन हमारा शरीर का सबसे एक्टिव ऑर्गन है। लगभग 1475 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर या 1475 ग्राम का होता है। ठीक है, किसके अंदर बंद रहता है? क्रेनियम माने कपाल के आवरण से बंद रहता है। तो उत्पत्ति कहां से होती है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा पार्ट मीसोडर्म से बना है, कौन सा एंडोडर्म से, कौन सा एक्टोडर्म से। जब भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह की चीज जरूर आती है। अब इसकी जो उत्पत्ति है, इससे एक्टोडर्मल, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी होता है वो मीसोडर्मल है। चाहे उसमें बोन हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे जो है आपका ब्लड हो, सब मीसोडर्मल। तो ये क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, माने इसकी उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से हुई है। तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जो टिश्यू लेसन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी में बेसिक चीज छिपी रहती है। आप जब उसको पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, 1475 सीसी है, जो 1475 ग्राम का होता है। स्कल माने खोपड़ी के अंदर बंद रहता है। चारों तरफ से खोपड़ी के जो आवरण होता है उसको क्रेनियम या कपाल कहते हैं। अब कपाल के बाद इसमें जो हमारा ब्रेन है वो 3 लेयर से घिरा हुआ है। सबसे बाहर को कहते हैं यहाँ पर ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? दृढ़ तानिका। क्या कहते हैं? दृढ़ तानिका। दृढ़ माने कठोर चीज।
इसके बाद की जो दूसरी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द एरेक्नोइड। एरेक्नोइड को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जाल तानिका। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। और जो तीसरी लेयर होती है इंटरनल, ये उसे कहते हैं पायामेटर। हिंदी में क्या कहते हैं? मृदु तानिका, सॉफ्ट होती है, मृदु तानिका कहते हैं। अब ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर 3 लेयर है। बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड द कैविटी इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड द सब ड्यूरल कैविटी। आप जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है। सब माने नीचे, ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल कैविटी कंटेनिंग द लिक्विड इज कॉल्ड द सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मस्तिष्क की मेम्ब्रेन को मॉइस्ट किया रहता है, नम बनाए रखता है, ग्लूकोज देता है, ऑक्सीजन देता है, प्रोटेक्शन देता है और शॉक से बचाता है। कोई ठोकर लगती है तो अगर हड्डी टूटती है तो इसके बाद ये मेम्ब्रेन में जो प्रेशर होता है बीच में लिक्विड वो रोक लेता है। एंड बिटवीन द एरेक्नोइड एंड पायामेटर इज कॉल्ड द सब एरेक्नोइड कैविटी। सब माने नीचे, तो ये वाली जो कैविटी दैट इज कॉल्ड द सब एरेक्नोइड कैविटी कंटेनिंग द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आप देख रहे हैं 2 कैविटी हो गई, सब ड्यूरल और सब एरेक्नोइड। अब ये चूंकि वेस्कुलर लेयर थी, इसमें रक्तवाहिनियां पर्याप्त मात्रा में थी, सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को चारों तरफ से प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या देती है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन देती है। तो इस वाली मेम्ब्रेन से जगह जगह पर ब्लड वेसल जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके प्लेक्सस बने होते हैं, जाल। उसमें लिखा रहता है कि बहुत सारी रक्त नलिकाओं या रक्त केशिकाओं के जाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस ये है रक्त केशिकाओं के जाल जिससे निकलकर लगातार ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? ब्रेन को मिल रहा है। चारों तरफ से ब्रेन मॉइस्ट है और ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी से लगातार क्या निकल रहा है? यहाँ पर ग्लूकोज निकल रहा है प्लाज्मा के द्वारा और उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये जो कोरोइड प्लेक्सस है ये ब्लड कैपिलरी से क्या है? नेटवर्क है। अब इन तीनों पार्ट के बाद हम आते हैं यहाँ पर इसके अंदर ब्रेन। तो ब्रेन में जैसे हमारी स्कल खोपड़ी थी ना, उसमें खोपड़ी की जो हड्डी थी उसी तरह से इसमें बांट दिया है। तो 4 ब्रेन को पहले तो हमने 2 पार्ट में बांट दिया था। किसमें किसमें? एक को कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम बने होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। अगर हम यहाँ का बैक व्यू बनाएं इसका खोपड़ी का नहीं ब्रेन का, ये जो मेन पार्ट है, ठीक है ना, ये साइड व्यू था, इसका था सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे एक्टिव भाग है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे हमारी स्पीच हो, चाहे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन हो, चाहे ऑप्टिक चीजें हो या फिर इंटेलिजेंसी हो, चाहे मेमोरी हो, सब इसी से रिलेटेड। अब ये दोनों पार्ट आधे आधे, आधा इधर है आधा इधर है, तो इन दोनों पार्टों को कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर माने गोलार्ध। और दोनों सेरेब्रल पार्ट जहां आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसे रचना को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर है ये। किस रचना से दोनों जुड़े होते हैं? ये इट इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। जब आप लक्षण पढ़ते हैं तो लिखा रहता है स्तनधारी के लक्षण में, खासतौर से यूथीरिया में कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। तो उसको समझिए क्या है कॉर्पस कैलोसम। ये हमारे दोनों सेरेब्रम को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है। अब ये जो सेरेब्रम पार्ट है प्रमस्तिष्क, इसमें हड्डी की तरह फिर 4 पार्ट है। ये वाली हड्डी कौन सी थी? फ्रंटल। तो यहाँ पर जो प्रमस्तिष्क है उसमें जो आगे का पार्ट है उसके मस्तिष्क के भाग को भी क्या कहेंगे? फ्रंटल, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सी हड्डी थी? पैराइटल। तो यहाँ पर इस ब्रेन के पार्ट को भी क्या कहेंगे? पैराइटल। पीछे की तरफ हड्डी थी ऑक्सीपिटल, इसलिए यहाँ पर बॉडी का ये ब्रेन का पार्ट भी क्या है? ऑक्सीपिटल। और कान के पास था टेम्पोरल। इस पार्ट में तो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम फिर से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। सबके अलग अलग फंक्शन हैं, हमको उस फंक्शन को याद कर लेना। बॉडी पार्ट्स ऐसे याद करिए, ब्रेन के पार्ट्स। फिर सेरेब्रम के बाद हम जब यहाँ पे इसका फंक्शन पढ़ लेंगे तो 4 ब्रेन को सेरेब्रम के अलावा और किसमें बांटा था?
डायनसेफ्रॉन में बांटा था। अब आप सोचेंगे डायनसेफ्रॉन क्या है, तो ये पूरा जो अग्र मस्तिष्क है और यहाँ से शुरू हो जाता है मिड ब्रेन, और इसके बाद ये पूरा ये हैंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द डायनसेफ्रॉन। डायनसेफ्रॉन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थैलमस। थैलमस में ऊपर का पार्ट है एपिथैलमस, एपी माने ऊपर और नीचे का है हाइपोथैलमस। तो हम जहाँ खड़े हैं ये थैलमस है, इसके ऊपर की जो सीलिंग है वो एपिथैलमस है, इसके नीचे का रूम क्या है हाइपोथैलमस है। तो हाइपोथैलमस द कनेक्टिव पार्ट बिटवीन द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंतु अंतरस्रावी तंत्र का जो संयोजक है वो आपको पता है क्या है हाइपोथैलमस है। तो डायनसेफ्रॉन का फंक्शन वही होगा जो हाइपोथैलमस का होगा। तो एपिथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस तीनों के हमको फंक्शन उसमें एक एक लाइन में वो पढ़ लेने हैं। फिर इसके बाद ये जो फोर ब्रेन जैसे खत्म होता है तो यहाँ पर शुरू होता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्रॉन भी कहते हैं, बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है मिड ब्रेन में। मेन पार्ट है कौन सा हैंड ब्रेन में, ये जिसका सेरिबेलम, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रेन। तो ये सेरिबेलम कैसे बना होता है, इसे आप साइड व्यू देखिए तो ये ऐसा बना है, ये भी दो अर्धगोलार्ध से मिलकर बना है। तो हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर, तो इसे भी कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये है सेरिबेलर, इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क, इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम और इसे कहते हैं सेरिब्रम। तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और जो सेरिब्रम है हमारा उसमें आप देखिए मैंने कैसा बनाया है, ये जो लगातार ऊंचाई नीचाई है इसे कहते हैं यहाँ पर शंग और गर्त। गायराई और सल्काई बायोलॉजी के अलग वर्ड यूज होता है, क्योंकि शंग गर्त किसमें फिजिक्स से इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा गायराई और सल्काई, सल्काई माने गड्ढा, तो जहाँ पर गहराई है वो सल्काई, जहाँ उभार है वो गायराई। गायराई प्लूरल शब्द है। तो गायराई और सल्काई लगातार होने से हमारे ब्रेन में सेरिब्रम का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, याददाश्त की क्षमता बढ़ जाएगी, थिंकिंग की क्षमता बढ़ जाएगी, आईक्यू ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो है बाई बर्थ ब्रेन कितना डेवलप है और उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर से कितना सीखने का प्रयास किया उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मजात ब्रिलियंट नहीं होते, लेकिन धीमे धीमे जो है एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है ना, बॉडी फिटनेस करते हुए ब्रेन को भी शार्प कर ले जाते हैं। इसकी कोई दवाई नहीं आती है कि तो गोली बजा दी तो उससे मस्तिष्क तेज जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज पर और आप कितना अच्छा सोचते हैं और कितना आपकी रीजनिंग पावर है और कितनी आपकी क्या है कैपेसिटी है। आप धीमे धीमे जब प्रैक्टिस करते हैं तो मेमोराइज की पावर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। भूलने की शक्ति सबके अंदर होती है। आप नहीं भूलेंगे तो हमारा ब्रेन में इतनी स्टोर पावर नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम मोबाइल में डिलीट करते हैं उस तरह से वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए आपको हर कुछ दिन में रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी है बहुत दिनों बाद भी हमको पूरा भूल गया, लेकिन हमें स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान आ जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपकी मेमोरी ठीक है। आपको कभी यही नहीं ध्यान आया कि हमने ये चित्र भी कभी देखा है, इसका मतलब है कि मेमोरी टोटल लॉस हो गई। आमिर खान की पिक्चर की तरह गजनी देखी थी ना, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, हम लोग का लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस पूरा। तो अगर हमको देख कर ध्यान आ जाए कहीं कि ये मेरे साथ एक स्टूडेंट जो है था, अब वो जो है अच्छी पोस्ट पर हो गया, तो वो क्या करता था, जब किताब में पढ़ता था तो बड़ी देर सोचता था बैठ के, हम लोग क्या एग्जाम में जब वो जाता था तो वो मैंने उससे एक दो बार कहा गया तुम कैसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। जब उसको कोई चीज़ नहीं आती थी तो दिमाग कंसंट्रेट करता था, तो कह रहा था कि मेरे सामने किताब का पेज खुल जाता था, लफाजी नहीं कर रहा था, किताब का पेज खुल जाता था, उसमें मैं चेक कर लेता था कि ये इस लाइन में मैंने पढ़ा है, और वो ऑब्जेक्टिव सही टिक करता था। उसका सिलेक्शन मुझसे 10 साल पहले हो गया था, और आप लोगों की शुभकामनाओं से मेरा भी हो गया है। 2-4 दिन में ज्वाइनिंग होने वाली है, अभी स्कूल नहीं मिला है, अलॉट हो जाएगा 2-4 दिन में, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि धीमे धीमे आप जब पढ़ने लगते हैं तो आपको पूरी चीज़ें किताब की एकदम ब्रेन में बैठ जाती है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हम जब उसको वॉच कर लेते हैं कि ये चीज़ इस जगह मिलेगी, और थोड़ा देर अगर आप कंसंट्रेट कर लें तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस पेज पर जाएगा और आप देख लेंगे इसका आंसर। जब ये क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो आप आसानी से कहीं भी सिलेक्ट, और नहीं तो आप लोग यही बताते रहेंगे, अरे क्या बताएं इतने सारे लोग बैठते हैं, होता नहीं, सरकार है वो सब पैसा लेके कर लेते हैं, कहीं कुछ नहीं होता। 10% सीटें भर ऐसी फ्रॉड में जाती हैं, बाकी 90% फेयर होता है।
जिसका नहीं होता ना वो बुराई करता रहता है। मेरा भी जब नहीं होता मैं भी यही कहता रहता था कि अब हो गया, मुझे लगता नहीं फेयर काम होता है। ठीक है, थैंक यू।